सो क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज, या इस तरीके से लिखा है ये क्वेश्चन नंबर 1.1 का, ठीक है। क्वेश्चन रीड करते हैं, उसके बाद देखना शुरू करते हैं कि क्या है क्या झमेला, ठीक है। अब बहुत आसान रहेगा यार आपके लिए, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए थोड़े पड़े थे कि घबराना। 1.1 बोलता है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस चार्ज्ड स्फीयर्स having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। तो सिचुएशन बनाते हैं। सबसे पहले बात है गिवन लिखते हैं, बिल्कुल जैसे कर रहे हैं ना भाई, अपनी टेक्नोलॉजी दिखाना मत कोई, ठीक है। जैसे कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्यूशन आप आपके बोर्ड एग्जाम में भी देंगे, ठीक है, और नोट्स भी ऐसे बनाएंगे। सो गिवन है आपको Q1 बोल देते हैं हम क्या, 2 into 10 to the power minus 7 coulomb एंड Q2 आपको गिवन है 3 into 10 to the power minus 7 coulomb। बीच का सेपरेशन R मानते थे, कितना दिया 30 सेंटीमीटर, मीटर में लेना है हमेशा, ध्यान रखना, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट ना मीटर होती है, तो मीटर में क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.3 मीटर, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये पॉइंट है तो नीचे जीरो है तो पॉइंट यहाँ पे आ गया, क्लियर। कंडीशन बना लेते हैं, देखो डायग्राम बनाओगे ना, अरे मजा आ जाएगा यार, ऐसा हो जाएगा जैसे बर्फी तो बना दिया आपने, बर्फी के ऊपर काजू बादाम लगा देते ना, आहा मजा आता है बिल्कुल। तो इस तरीके से मजा आ जाएगा अगर आप कंडीशन बना रहे हैं। कंडीशन कैसे, एक ये चार्ज बना दिया, इसको नाम लिखेंगे Q1, यहाँ पे वैल्यू मत लिखना, यहाँ पे ये लिखना Q1। दूसरा हमने बना दिया स्फीयर Q2, सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस R। सिचुएशन बन गई, इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे किस तरीके से, ध्यान दीजिएगा। तो भाई साहब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R²। क्या ये फॉर्मूला याद है? अरे याद होना चाहिए यार, सबसे शुरुआती फॉर्मूला था। और देखो कोई आदमी ये मत समझना कि यार ये सर जी बोलते जा रहे हैं कि, क्योंकि आप लोगों में से कुछ का ये दीपक का छूटा हुआ है, सिद्धार्थ का छूटा हुआ है, और अगर शालिनी तक ये वीडियो जा रही है तो शालिनी का भी बहुत सारा छूटा हुआ है, बट वो शुरू में तो पढ़ ली थी। तो कुछ लोगों को ये लगेगा कि यार सर जी टॉपिक तो आप बता रहे हो, सॉल्यूशन आप करा रहे हो, पर मैंने इसका डेरिवेशन नहीं देखा। अरे डेरिवेशन की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी जरूरत नहीं है, डेरिवेशन तो हो जाएगा, बाद में भी करेंगे हम लोग। फ्रेशली समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये रहा फार्मूला, ये रही कंडीशन, ये रही न्यूमेरिकल वैल्यू, उठा करके पुट अप करो, आंसर निकालो। एक्सरसाइज बिल्कुल पक्के पक्के तैयार करनी है हम लोगों को। कैसे, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच में काम करेगा K Q1 Q2 बाय R²। क्लियर होगी बात। अच्छा ये K का वैल्यू और लिख लेते हैं। K का वैल्यू क्या होता है जी, 9 into 10 to the power 9। यूनिट क्या होता है K का, देखो यहां से निकालेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। अरे जरूरत नहीं है यूनिट लिखने की। वैल्यू क्या होता है K का, 9 into 10 to the power 9, बस। सो वैल्यू पुट अप करेंगे जी, K का वैल्यू 9 into 10 to the power 9 into Q1 का वैल्यू वो रहा 2 into 10 to the power minus 7, Q2 का वैल्यू वो रहा 3 into 10 to the power minus 7 डिवाइडेड बाय R का वैल्यू ये रहा, स्क्वायर है तो 0.3 into 0.3। क्या क्लियर है इतनी बात? बहुत बढ़िया, शाबाश। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप लोगों की आवाजें आ रही है। यस सर क्लियर। और तो कोई एंटरटेनमेंट है नहीं, अकेला हूं। यस प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो क्या करूं भाई, ये 2 पॉइंट हटा है, ऊपर क्या हो जाएगा 10 to the power 2। कितना समझ में आता है सबको? 3 से 3 कैंसिल आउट, और ये 3 3 जा 9। क्लियर हो गई बात? अब 3 2 जा 6 इंटू 10 to the power कितना हो जाएगा, ये 9, ये क्या -7, ये क्या -7, और ये क्या +2। समझ में आ रही है ना बातें? सो 6 इंटू 10 to the power कितना हो जाएगा, 7 और 7 14, 9 2 11, -14 और +11 -14 और +11 कितना हो जाएगा, -3, तो 10 to the power -3। इतना क्या हो जाएगा, ये न्यूटन। दैट इज दी आंसर। क्या क्लियर है बिल्कुल बात? इस तरीके के क्वेश्चन न्यूमेरिक वैल्यू बदल करके वो पूछ सकता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आई थिंक हमने नहीं कराया था, हमने कहा यार बच्चों वाले क्वेश्चन है, ये थोड़ी कराएंगे, बट एग्जाम में पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हमने लिया है इसको, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.2 पे। क्वेश्चन पढ़ेंगे,
अच्छा ये वाला इसका आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर 6 × 10⁻³ बिल्कुल सही है, बुक्स में आंसर लिखे हैं आपके। और अच्छा हाँ ये क्वेश्चन भी देखो, मेरी राइटिंग तो बहुत गंदी लिखी है इसमें, क्वेश्चन लिखे हैं भाई। ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना आपकी बुक में, बुक तो होगी ना सबके पास, या पीडीएफ डाउनलोड कर लेना उससे, क्या बोलते हैं इंटरनेट से। अगर नहीं है तो मुझे ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 1.2 बोलता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम। यानी कि दो छोटे छोटे स्फीयर हैं, ऐसे दो स्फीयर हैं, एक पे चार्ज बोलता है कि 0.4 माइक्रोकूलम और एक पे बोलता है -0.8 माइक्रोकूलम, और एयर में रखा है। अच्छा ये भी एयर में रखा था भाई, ये भी कहां रखा है, एयर में रखा है सारा का सारा जमेगा, इसलिए तो हमने k का वैल्यू ये दिया, एयर और वैक्यूम के लिए k का वैल्यू ये होता है। अगले क्वेश्चन में भी वो एयर में रखा है जमेगा। ए पार्ट में पूछता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स, दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछता है, और बी में पूछता है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, दूसरे स्फीयर पे पहले स्फीयर पे जो फोर्स लगा है वो बताए। ठीक है, सो खुशी खुशी इसको भी सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। यस, क्वेश्चन नंबर 1.2 सबसे पहले लिखेंगे गिवन। तो भाई साहब गिवन है Q1 हमें देता है 0.4 माइक्रोकूलम, दैट इज द साइन ऑफ माइक्रो। अच्छा मैंने बता रखा है माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6, याद रखना बेटा। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, बहुत ज्यादा पूछता है ये, माइक्रो लिख देता है वो, ठीक है ना, और जरूरत पड़ती है वैल्यू की। तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होगा। Q2 का वैल्यू हमें देता है, कहाँ गया, हाँ ये -0.8 माइक्रोकूलम, मतलब -0.8 माइक्रो का मतलब जी 10⁻⁻6 कूलम। क्लियर है? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये लड़का ना आयुष, जिस समय मैं क्लियर पूछता था तो ये ऐसे मुंडी लाता था, पता नहीं क्यों लग रहा है आयुष ऐसे मुंडी लाता। आई थिंक क्लियर होगा Q1 और Q2। और देखो मैं फास्ट नहीं चल रहा भाई, मैं आराम से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। घर बैठे हो यार, आपको भी कोई काम नहीं है तो मस्ती से एंजॉय करो वीडियो को, बट हाँ ये दिमाग में घुसा लेना जरूर है, इंपॉर्टेंट है बहुत। Q1 Q2 हो गया हमारे पास, और बोलता है दोनों के बीच जो फोर्स एक्ट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो अभी बार दे दिया इसने, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच एक्ट कर रहा है वो है जी कितना, 0.2 न्यूटन का। और अब पार्ट ए, अच्छा बना लेते हैं, सिचुएशन बना लेते हैं, कंडीशन जैसे हमने पहले भी कहा था आपको, दैट इज Q1 एंड दैट इज Q2। ठीक है, Q1 है प्लस और Q2 है माइनस, और दोनों के बीच का हमें सेपरेशन देता है ये R। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं पिछले क्वेश्चन में, ठीक इससे पहले क्वेश्चन में दोनों प्लस थे, तो दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता वो कैसा होना चाहिए था भाई, कैसा होना चाहिए था, हाँ अरे जवाब दे दिया भाई, देखा ये प्लस, तो प्लस प्लस एक जो क्या करते हैं रेपल, तो रिपल्सिव नेचर का पहले क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चन में था रिपल्सिव नेचर का, पूछा नहीं था उसने वैसे। अगर अब की हम बात करें तो ये माइनस ये प्लस कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर का। क्लियर हो गई बात, तो कितना अट्रैक्टिव नेचर का, 0.2 न्यूटन, इतना समझना है यार आपको। तो पार्ट ए में पूछता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि r हमें पूछा गया है। सो बिकॉज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू k Q1 Q2 by r²। ठीक है, और ये कहां है, पूरा का पूरा अरेंजमेंट प्लेस्ड इन एयर, लिख देते हैं यहां पे प्लेस्ड इन एयर। तो एयर के लिए k का वैल्यू क्या होता है भाई, 9 × 10⁹, अभी हमने समझा था, तो यहां से r निकालना है, तो r² इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा फिर ये k Q1 Q2 ओवर Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैल्यू पुट अप करो जी, k का वैल्यू क्या 9 × 10⁹ इनटू Q1 का वैल्यू क्या 0.4 × 10⁻⁻6। समझ आ रहा सबको, बहुत बढ़िया। Q2 का वैल्यू क्या -0, माइनस थोड़े लिखेंगे, माइनस नहीं लिखना है यहाँ पे क्योंकि चार्ज है, माइनस क्या बताता है, उसका नेचर बताता है, केवल डायरेक्शन को शो कर देता है, ये टेंशन नहीं लेनी आपको, माइनस नहीं लगाना, ध्यान रखना, अमाउंट की बात करनी है। ठीक है, तो कितना 0.8 × 10⁻⁻6
ओवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना 0.2। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं। चलो पॉइंट से पॉइंट गया, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 4 जा 8। ठीक है भाई, अब 9 4 जा 36, क्लियर हो गई बात, इंटू 0.4 इंटू 10 टू द पावर, ये क्या है 9, ये क्या है -6 और ये क्या है -6। ठीक है भाई, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 36 है, कितना हो जाएगा 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2 144 14.4 इंटू 10, अरे ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया यार, 10 टू द पावर कितना 12, 12 में से हो गया 3 तो -3। अच्छा ये पॉइंट हटा देता हूं मैं, क्या कर दूंगा पॉइंट हटाऊंगा तो 144 इंटू 10 टू द पावर, पॉइंट इधर गया प्लस में तो इधर क्या होगा -1 तो ये हो जाएगा -4। इतनी कहानी क्लियर, बहुत बढ़िया। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 144 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, ये -4 नीचे आकर के +4 होएगा तो मैंने 10,000 लिख दिया नीचे। समझ आ रही इतनी बात, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये क्या है हमारा निकल के क्या आ रहा था r²। तो r को क्या मैं लिख सकता हूँ √, ये स्क्वायर हटा भाई, ये पूरा पूरा किस में आ जाएगा √, 144 ओवर 40, क्या होगा भाई 144 को बाहर निकालेंगे तो कितना 12 का स्क्वायर होता है 144, ये बाहर आएगा क्या 100, तो आंसर इज 0.12। किसमें आएगा भाई साहब, अरे मीटर में आएगा, जनरली मीटर में आता है, आर को मीटर में लेते थे ना तो मीटर में आएगा मीटर, दैट इज द आंसर। क्लियर है इतनी बात, बहुत। बी पार्ट में बोलता है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। इसको फर्स्ट स्फीयर बोल देते हैं, इसको सेकंड। ठीक है, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग सीक्वेंस से करना है, ऐसे बदतमीजी से मत करना है, मैं तो एक ही में खत्म करना चाह रहा हूं। बी पार्ट में बोलता है ये व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। सेकंड स्फीयर पे फोर्स ड्यू टू द फर्स्ट, यानी कि F/2 ड्यू टू 1, याद आ रहा है F/2 ड्यू टू 1, ऐसे लिखते हैं इसको, F/2 ड्यू टू 1 बोलता था ना, सेकंड पे बताओ फर्स्ट से इक्वल्स टू, अब मुझे बताओ कितना होगा यार। हाँ भाई, इन दोनों के बीच कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कैसा अट्रैक्टिव नेचर का। तो ये इसको जितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी तो उसको उतनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा, इन दोनों के बीच एक ही फोर्स है, कितना कहा गया ये रहा 0.2 न्यूटन का फोर्स है। समझ आ रही है बात, तो अगर ये इसके ऊपर लगा रहा है, ये इसके ऊपर लगा रहा है 0.2 न्यूटन, तो ये भी इसके ऊपर कितना लगाएगा 0.2 न्यूटन, दोनों के बीच केवल एक ही तरीके का फोर्स काम कर रहा है, अट्रैक्टिव नेचर का, 0.2 न्यूटन मैग्नीट्यूड का। क्लियर हो गई बात, छोड़ो। सो F/2 ड्यू टू 1 कितना 0.2 न्यूटन, एंड ये भी लिख देंगे दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। समझ आ रही है बातें भाई, अगर F/1 ड्यू टू 2 पूछता तो भी 0.2 न्यूटन, वो भी अट्रैक्टिव नेचर का। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.3। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है ये, धमाकेदार है जी, ध्यान से समझना। आया हुआ क्वेश्चन है भाई बोर्ड एग्जाम में ये, ठीक है, चेतावनी दे रहा हूं, डरा रहा हूं, डरो, अरे नहीं यार डरा नहीं रहा हूं। सो क्वेश्चन नंबर 1.3 हमें कहा इसने चेक दैट द रेशियो KE² ओवर GME/MP इज डायमेंशनलेस। ये बताना कि जो रेशियो दिया है क्या ये डायमेंशनलेस है, देखते हैं चलो। फिर कहता है लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। इस रेशियो का वैल्यू भी बताओ, फुल स्टॉप। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, और ये भी बताने कि रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे ये बताओ, गिवन रेशियो, रेशियो क्या दे रखा भाई, रेशियो लिख लेते हैं KE² ओवर GME/MP। बताओ भाई इसमें K क्या है, कांस्टेंट 9 × 10⁹, ये तो क्लियर है, बहुत बढ़िया। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सही कह रहा हूं,
हाँ सही कह रहा हूं, एक ई और है, ई स्क्वायर है ना ऊपर, तो ऊपर हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन हो, दोनों इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो, और हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन सेम होता नहीं होता, बहुत बढ़िया सेम होता है। क्लियर हो रही बात है? हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है और हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन की बात हो रही है। इतनी कहानी क्लियर? अब नीचे आ, G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या वैल्यू होता था इसका? 6.67 into 10 to the power -11। बहुत बढ़िया, याद है आपको, करा रखा मैंने ऐसा एक भाई, करा रखा है। Me is the mass on electron या mass of 1 electron, Mp is the mass of 1 proton। तो मतलब क्या समझे? मतलब है कि एक यहां पे बैठ रखा इलेक्ट्रॉन, एक यहां पे बैठ रखा प्रोटॉन। बात समझ में आ रही है? बना के चलते हैं ना यार। एक है यहां पे इलेक्ट्रॉन और एक है यहां पे प्रोटॉन, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो r है। तो इनके लिए इसने क्या कर रखा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो बता रखा है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो बता रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है कि Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स G M1 M2 बाय r स्क्वायर। समझ आ रही बात? तो r स्क्वायर से r स्क्वायर मर गया, के Q1 E लिख सकते हैं हम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। Q2 उसको भी तो E लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, केवल माइनस का ही तो अंतर आएगा और माइनस प्लस का ही तो अंतर आएगा, और माइनस प्लस को कंसीडर नहीं करते, तो यहां भी E यहां भी E स्क्वायर अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। वेरी गुड, बात समझ में आ गई? तो क्या सिग्निफाई करता है ये? लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में पूछोगे तो लास्ट में लिखेंगे। ये है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज एक्ट बिटवीन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। क्लियर बात? चलो इसे लास्ट में देखेंगे, क्योंकि लास्ट में पूछा उससे पहले ये पूछता है, ये जो रेशियो है, कंडीशन समझ में आ रही है आप लोगों को? ये पूछता है जो रेशियो है ये डायमेंशनलेस है या नहीं है, और अगर है तो इसका वैल्यू भी बताना है आपको। तो पहले चेक करते हैं डायमेंशनलेस है या नहीं। तो उसके लिए डायमेंशन निकालने होंगे आप लोगों को। तो कैसे? एक एक करके सभी डायमेंशन अलग से निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं K का डायमेंशन कहां से निकलेगा? फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, उससे निकलेगा। कैसे? चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, यही होता है ना? बहुत बढ़िया, यही होता है। यहां से अगर मैं K निकालना चाहूं क्या होगा? Fe into r स्क्वायर ओवर Q1 into Q2, यही होता है। बहुत बढ़िया, यही होता है। ये इधर आ गया, ये दोनों नीचे आ गए। डायमेंशन बनानी है, तो डायमेंशन बनाने चलते हैं। डायमेंशन कैसी हो जाएगी? फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन MLT-2। पिछले साल चीख के पढ़ी थी हम लोगों ने, और सभी ने पढ़ी हुई यार, 11th में सब पढ़ते हैं। R डायमेंशन है, लेंथ है, सॉरी लेंथ, तो लेंथ का क्या हो जाएगा? L की पावर 2 ओवर चार्ज, चार्ज कूलाम, कूलाम तो कूलाम का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो आफ्टर ऑल डायमेंशन क्या हो जाएगा? यहीं पे लिख रहा हूं, M L कितना 2 और 1 3, T कितना -2 और C कितना ऊपर जाकर के -2। K की डायमेंशन ही होगी। आफ्टर ऑल इस फॉर्मूले में पुट अप करेंगे तब देखेंगे, ठीक है? सो अब चलते हैं अगली डायमेंशन। नेक्स्ट डायमेंशन किसका? E का। तो E स्क्वायर चार्ज है ना भाई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ना और चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो चार्ज यानी कि कूलाम, तो इसको क्या लिखूंगा मैं? C स्क्वायर। ये डायमेंशन हो गई, बहुत बढ़िया, ये डायमेंशन खत्म हो गई। G का डायमेंशन कैसा आएगा? G, हाँ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के फार्मूले से आएगा। सो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला G M1 M2 ओवर r स्क्वायर, और कंडीशन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। G को सेपरेट करेंगे, क्या हो जाएगा? Fg है ये ग्रेविटेशनल फोर्स, तो Fg इंटू r स्क्वायर ओवर में Me इंटू MP, Me इंटू MP। ठीक हो रही है बात? इसका डायमेंशन बनाना है हम लोगों को, तो डायमेंशन यहां पर करना है इसके बाद है। तो इक्वल्स टू, ये फोर्स है, भले ग्रेविटेशनल बट है फोर्स, क्या होगा? MLT-2, सो MLT-2। इसके बाद ये सेपरेशन है, यानी कि लेंथ L की पावर 2, ठीक है? डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है? और कोई डाउट हो तो मुझे कॉल करके पूछना, ठीक है? बट ये वीडियो को बार बार देखना, कोई डाउट नहीं रहेगा, और देखना है जरूर, है ना?
स्कूल के ऑनलाइन क्लास से इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मास मास, केजी केजी, एम का स्क्वायर। अरे बात समझ आ रही है? मास का डायमेंशन एम इंडिकेट करते हैं। तो आफ्टर ऑल डायमेंशन बताओ क्या होगा मेरे भाई? ये पावर 1 पावर -2 तो m का पावर -1, ठीक है। अरे ऊपर एक m नीचे 2m, एक m से एक m कट गया तो एक m ऊपर गया तो पावर -1। l का पावर कितना 3 और t का पावर कितना -2। बात क्लियर है? g का हो गया। g के बाद कौन बचा? me और mp। तो ऐसे एरो बना के लिखेंगे ना भाई, बिल्कुल ऐसे ही छापना है जैसे मैं कर रहा हूं, बिल्कुल सेम। सो me इंटू mp, दोनों मास और मास है तो क्या होगा? ये m का स्क्वायर। ये होगी डायमेंशंस। क्लियर होगी बात? इसके बाद हम क्या करेंगे भाई? ये डायमेंशंस को उठा करके यहाँ पे पुट अप करेंगे और देखेंगे पूरा का पूरा रेशियो डायमेंशनलेस है या डायमेंशनलेस नहीं, देखेंगे। चलो ये हो जाएगा क्या कि e स्क्वायर ओवर g me इंटू mp इक्वल्स टू k का डायमेंशन कहा गया? ये रहा ml3 t -2 एंड c -2। क्लियर है? बहुत बढ़िया से। हाँ, इनटू e स्क्वायर का डायमेंशन कहा गया? ये रहा c स्क्वायर, तो ये होगा जी c स्क्वायर ओवर g का डायमेंशन कहा गया? ये रहा, देखो यहां से निकाला था ना, ये रहा कितना m-1 l3 t -2, ठीक है। और me इंटू mp का डायमेंशन क्या? m स्क्वायर। ये हमारी डायमेंशंस होगी। अब देखते हैं किस तरीके से डायमेंशंस काम करेंगे। अब देखो भाई, ये ऊपर कितना m सिंगल, l कितना 3, t कितना -2, c कितना +2 -2 0। बहुत बढ़िया हो गया। समझ में आ रही है बातें? मुंडी लाओ। अरे देख नहीं सकता हूं, महसूस तो कर सकता हूं यार। डिवाइडेड बाय नीचे कितना होगा? m की पावर +2 और -1 तो +1 बचेगा, तो m की पावर +1 लिखता नहीं +1 को, क्या लिखने की जरूरत है +1। l की पावर कितना 3, t की पावर कितना -2। बहुत बढ़िया। अब बताओ भाई, m से m मर जाएगा तो m की पावर 0, l से l³ से l³ मर जाएगा तो l की पावर 0, t की पावर -2 से t की पावर -2 मर जाएगा या कट जाएगा तो t की पावर 0 और c की पावर कितना 0 है, तो जब पावर में 0 0 0 हो जाती है तो क्या हो जाता है? वो डायमेंशनलेस, क्योंकि सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो क्या लिखेंगे? यस, दिस रेशियो इज डायमेंशनलेस। डायमेंशन नहीं है इसके पास। क्लियर होगी बात? एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें और है, देखो एक ही क्वेश्चन है और देखो मजा आ रहा है इसमें पूरा। उसके बाद ये बोलता है कि जो डायमेंशनलेस वैल्यू है, सॉरी द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, इस रेशियो का वैल्यू बताना है, इस रेशियो का आपको वैल्यू भी बताना है। क्लियर है बात? तो इस रेशियो का वैल्यू भी पता करने की कोशिश करते हैं। यस, वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। क्वेश्चन एक ही बना रखा है इन्होंने, बस सेकंड पार्ट है। सो वैल्यू ऑफ दिस रेशियो कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, इस रेशियो का वैल्यू, रेशियो क्या है जी कि e स्क्वायर ओवर g me इंटू mp। वैल्यू पुट अप करते हैं। k का वैल्यू 9 इंटू 10⁹9, ठीक है। जनरल वैल्यू है। k का वैल्यू अगर दिया है, उसने एयर कहा है खुद से मुंह से बोल करके तो बहुत अच्छी बात, और अगर मुंह से बोल करके नहीं कहा है तो k का वैल्यू 9 इंटू 10⁹9 पुट अप कर देना है। इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सारी वैल्यूज को रटो बैठ करके, जिंदगी भर काम आएगी, ठीक है। रटो बैठ करके इनको। कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। स्क्वायर है तो एक बार और लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओवर में g का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑन इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम में होता है ये।
मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 into 10 to the power minus 27, ये भी किलोग्राम में होता है। 1.67 into 10 to the power minus 27, ये 19 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा देखो ऐसा ही तो हमने कराया भी था आप लोगों को, और हमने उसमें कहा था कि भाई वैल्यू थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि ये सॉल्व करना एग्जाम में तो पॉसिबल होगा नहीं आप लोगों से, कैलकुलेटर थोड़ी ना आपको मिलेगा वहां पे। ठीक है, और इसकी नकल भी नहीं हो सकती। पता चल रहा सब यही सोच के गए कि यार कर लेंगे, ये किसी से होगा क्या सॉल्व, झमेला है ये। ठीक है, बट एक तरीका बता देता हूँ छोटा सा किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। 9.1 और 9 नजदीकी वैल्यूज हैं, है या नहीं है, तो 9 से 9.1 हमने काट दिया। 1.6 1.67 नजदीकी है, काट दिया। समझ आ रही है इतनी बात। 6.67 और 1.6 इन दोनों को कंसीडर करेंगे तो ये 1.6 ओवर में, इसको मैं क्या लिख लूं 6.6, 7 छोड़ देता हूं क्योंकि पॉइंट से पॉइंट खत्म कर दूंगा। ठीक है भाई, अब इनटू, देखो एक तरीका बता रहा हूं कि एग्जाम में अगर नहीं आपको वैल्यू याद रही, वैसे तो मैं लिखा दूंगा आपको जो रटनी है वैल्यू, तो क्या करेंगे आपको बता रहा हूं। ये 10 की पावर कितना 9, ये कितना -19, ये कितना -19, -11 ऊपर जाकर के +11, -31 ऊपर जाकर के +31, -27 ऊपर जाकर के +27। समझ आ रही है इतनी बातें, पॉइंट से पॉइंट मर गया। ठीक है, सो आफ्टर ऑल जो आपकी करेक्ट वैल्यू आएगी वो होगी भाई 2.273 into 10 to the power 39। ठीक है, दैट इज द आंसर। और इसको भी इक्वल नहीं लिखना है, अप्रॉक्स वैल्यू लिखनी है, अप्रॉक्स वैल्यू इतनी है। ठीक है, इसको याद कर लेना, और अगर याद नहीं होता है तो मैंने तरीका बता दिया आपको, इसको डिवाइड करके देख लेना, लगभग इतना ही आएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे आ सकता है बट अप्रॉक्स लिखना। इससे करोगे तो भी अप्रॉक्स का साइन लगाना, और अगर खुद से लिख रहे हो ये वैल्यू रट करके करेक्ट वैल्यू है तो भी अप्रॉक्स का साइन लगाना। बहुत अच्छी हो गई बात। चलो एक क्वेश्चन और पूछता था, वो बोलता है कि ये रेशो, ठीक है, एक तो पूछता था डायमेंशनलेस है या नहीं है, हमने निकाल लिया था। दूसरा पूछता था इस रेशो की वैल्यू बताओ, हमने निकाल दिया। तीसरा वो पूछता है कि ये रेशो क्या सिग्निफाई करता है, क्या पता चलता है इस रेशो से आपको, तो मुझे बताओ क्या पता चलता है। एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, एक प्रोटॉन रखा हुआ है, उनके बीच का सेपरेशन r है, और उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो है ये। क्लियर हो गई बात, तो लिखेंगे दिस रेशो सिग्निफाई द रेशो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स between one electron and one proton which are placed at some separation। समझ में आ गई बातें, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप लोग इसको रिवाइज करते रहो, इनको नोट्स को बनाते रहो। ठीक है, तो ये वीडियो आज आपको मिलेंगी, जैसे मैं देख रहे हैं मिल गई आपको ये वीडियो, और इसी तरीके से रोज आपको वीडियोस मिलती रहेगी छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, क्योंकि देखो बड़ी वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता यार, आप लोगों को सेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और देखो ये वीडियो हम केवल आप लोगों के लिए बना रहे हैं, ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, घर से यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे अकेले शूट कर रहे हैं, तो यार मेहनत तो लगती है, तो ये सारी मेहनत केवल आप लोगों के लिए कर रहे हैं। कोई पॉपुलैरिटी, कोई यूट्यूब या कहीं पे डालने के लिए हम ये वीडियो नहीं बना रहे, केवल आप लोगों के लिए है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई में रेगुलरिटी लगे रहे, रेगुलरिटी उनके लिए है। ठीक है, और आप लोग इधर उधर प्लेटफॉर्म पे अगर अब तक पढ़ भी रहे थे घर में 10-8 दिन से अगर आप लोग पढ़ भी रहे हैं, तो अब वो प्लेटफॉर्म छोड़ दीजिए प्लीज। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे बहुत डीपली जाकर के डिस्कशन करते हैं, बहुत डीपली जाकर के भयंकर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, वैसा आपको नहीं मिलेगा। तो मैं आपको एकदम जबरदस्त एफिशिएंसी की तरफ ले जा रहा हूं, आप लोग डिक्रीमेंट की तरफ ना जाए, बहुत अच्छे से रिवाइज करते रहें। ठीक है।